नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दिन पहले PMLN के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ARY के एक टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर पूरा लाहे अमल दिया कि किस तरह से हुकूमत को हटाया जाएगा, नए इलेक्शन होंगे। उनका ये भी कहना था कि सिंध में नए इलेक्शन करवाने की या सिंध की हुकूमत को इस मौके पर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ वफाकी हुकूमत को हटाना होगा, प्राइम मिनिस्टर को हटाना होगा। यूँ अगले चंद माह के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं और एक उनके जहन से जो प्लान बनता है उस हिसाब से जून जुलाई में कहीं पाकिस्तान में इंतखाबात भी हो सकते हैं। मीडिया को बड़ा शदीद इंतजार है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो कुछ थके भी लग रहे थे 2 दिन पहले, उन्होंने बड़े जोश व खरोश का दोबारा मुजाहरा किया इसी हवाले से, अदम एहतमाद की तहरीक लाने के हवाले से, और यूं कुछ उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया। बज़ाहिर इशारे यही मिल रहे हैं कि वो जिस तरह कुरान करीम कहता है कल्लुन अला मौला, कि वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ हैं। तो मेरा ख्याल में है कि अब वो वक्त आ गया है कि वो मुल्क में किसी को, अब दोस्त को, दुश्मन को, किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके हैं और अपनी नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर अब सब मुत्तफिक हैं कि कौम को इस किस्म के लोगों से निजात दिलाएं। तो उन्होंने इशारा दे दिया है कि हमारा खेल ख़त्म हो चुका है और हमने अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है कि नया खेल शुरू होने वाला है। मौलाना फजल रहमान ने एक दफ़ा फिर आकाओं की तरफ इशारा किया। शायद मौलाना को अंदाज़ा नहीं है कि हर दफ़ा मौलाना और बहुत से PMLN के लीडरान जब ये सारा मुद्दा और वज़न आकाओं पर फेंकने की कोशिश करते हैं तो उससे आकाओं के कुछ कर सकने की जो सूरत हाल है, उनकी जो इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी है वो भी कमज़ोर होती है, क्योंकि बहरहाल आका भी किसी माहौल और किसी सयाको सबाक के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। और जब उनको इतना एक्सपोज कर दिया जाए जैसा कि मौलाना फजल रहमान मसलसल कर रहे हैं, तो शायद उनकी तरफ से भी कुछ सिग्नल आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यही वो सूरत हाल है जिसकी तरफ फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इशारा किया। अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो, जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिनटें तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद कहाँ होना है। पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। तो इसलिए ये फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है, अगला नाकाम हो जाएगा तो इस ब्लैकमेलिंग से भी जान दो। नाज़रीन, फ्रैंकली सूरत हाल ये है कि मीडिया जो है वो तकरीबन 15 दिन से इंतजार कर रहा है कि अदम एहतमाद की तहरीक आए। अदम एहतमाद की तहरीक के हवाले से कोई मूवमेंट हो, कोई पेशरफ्त हो, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। बड़ी मायूसी है मीडिया के अंदर, बिकॉज मीडिया सेंसेशन के ऊपर थ्राइव करता है, उसको रिजल्ट चाहिए होते हैं। बहरहाल आज फिर इस पर और कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर रह चुके हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ हैं। और हमें ज्वाइन कर सके कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास वप्पी साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब पहले पार्ट में मेरे साथ हैं, ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, बहुत प्रोमिनेंट मुमताज़ कॉलमनिस्ट हैं उर्दू के पाकिस्तान में। हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर मिनिस्टर स्टेट, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं, नोटेड पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इकॉनमी के कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पीपल। जावेद अब्बासी साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूँ। जावेद अब्बासी साहब, अब कुछ मायूसी सी फैल गई है, रोज़ ही आपके रहनुमा कहते हैं कि अदम एहतमाद की तहरीक आने वाली है, देखिए प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, कुछ होता नज़र आ नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। मायूसी बड़ा गुनाह है और मायूसी से अल्लाह आपको भी बचाए और पारी कौम को बचाए। ये खुशखबरी आप समझें, इसको इस तरह आप लें कि ये खुशखबरी दी है कि इंशाअल्लाह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कोई आइनी तरीका जो भी हो सकता है वो ज़रूर मूव होगा। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई गैर आइनी इकदाम नहीं है, कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं है। ये आइन की प्रोविजन इसमें इसीलिए रखी गई थी कि जब कोई हुकूमत अनपॉपुलर हो जाए या उसकी ऐसी जालमाना पॉलिसीज हो जाए या खारजा महाज पर वो शिकस्त खा जाए या अंदरूनी ऐसे खलफशार का शिकार हो जाए चीज़ें, उस वक्त अपोजिशन की जमातें पार्लियामान में अंदर इकट्ठे होकर नेशनल असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं। इसलिए अब एक माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल है, जब अददी तादाद पूरी होगी उस वक्त ये मूव किया जाएगा। और ये एक जमहूरियत का हिस्सा है, ये आइनी तरीका है। हम वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने ताकत की बुनियाद पर काम करने की कोशिश की। अब्बासी साहब, 14 बरस के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की परवेज इलाही के साथ। 14 बरस के बाद शहबाज शरीफ साहब की आमद हुई चौधरियों के रिहायशगाह के ऊपर, परवेज इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई चौधरी पर। उसमें क्या निकला है? देखिए, ये सियासी जमातों के लोग
सियासी जमातें के लीडर्स आपस में मुलाकात करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं। चौधरी शहजाद साहब की तबीयत खराब भी रही है, उसका भी पता किया है। सियासी मामला 14 साल के बाद की सर ये मुलाकात। ठीक है, वक्त गुजर गया है, वक्त गुजरता रहता है, ये सियासी अमल है, इसमें कोई बहीद नहीं है कि कब किससे मुलाकात होने पड़े। एक ऐसा वक्त आया है कि आपको पता है कि कैसा इंसिडेंट आया था कि हमने इमरान खान साहब को भी बुलाया था एक मीटिंग में, जब वो अपोजिशन लीडर थे, वो अपोजिशन में थे, वो भी आए थे। तो ये सियासत में कोई चीज आखिर नहीं होती, मुलाकातें भी होती रहती हैं, डिस्कशन भी होती रहती है, पार्लियामान के अंदर भी लीडर मिलते हैं। इसको एक बहुत बड़ी गैर मामूली सूरत हाल नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब 14 बरस के बाद परवेज इलाही के घर गए? 14 बरस के बाद उनसे मुलाकात की, हमारा और उनका बड़ा तल्लक रहा है। वो एक जमात में रहे हैं, बड़ी दोस्ती भी एक जमाने में रही है, फिर दूरियां भी आई हैं, फिर मिसट्रस्ट भी हुआ है। ये भी इसका तारीख का हिस्सा है। और मुमकिन है कि अब ये मिसट्रस्ट ब्रिज भी हो जाए। तो ये सारा मामला तलकात रहे हैं, तलकात थे, तलकात हैं। तो जाहिर है अपनी अपनी सियासत मामलात है उनकी अपनी, उन्होंने जमात एक बना ली, ये दूसरी जमात से निकल गए, लेकिन बहरहाल तल्लक बरकरार रहता है, तल्लक होता है और मुलाकातें भी रहती हैं। मैं इसमें कोई अजीब बात नहीं समझता। बफी साहब, आपकी जमात ने यकीनी तौर पे पता करने की कोशिश की होगी कि परवेज इलाही साहब के साथ जो मुलाकातें मसलसल हो रही हैं, और अब जब शहबाज शरीफ साहब ने एक गैर मामूली इकदाम उठाया, उन्होंने खून के घोंट पिए, क्योंकि वो तो मिलना ही नहीं चाहते परवेज इलाही को, सब जानते हैं। तो 14 बरस के बाद चौधरी परवेज इलाही से उन्होंने जाके मुलाकात की। 14 बरस के बाद, हर साल में 365 दिन होते हैं, कुछ पूछा तो होगा, कुछ आपकी पार्टी ने मालूम तो किया होगा कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? डॉक्टर साहब, पहले तो जरा अदम एतमाद की बात कर लेते हैं। अगर आपको परसों की मीटिंग याद हो, जिस दिन तमाम पीडीएम के जितने लीडरान साहब बैठे थे वहां पे, उस पूरे कमरे की जरा कैफियत को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। लाहौर में वो जितने हाँ जी, लाहौर में वो जितने पुरनूर चेहरे बैठे थे वहां पे, और जिस किस्म की अंदर वो डिस्कशन हो रही थी, वो उनके चेहरों से आया थी। क्या डिस्कस हो रहा था, क्या होगा, कैसे होगा। और बाद में जब साफी ने पूछा कि अदम एतमाद की तारीख दे दें, कि जी देखेंगे। आप लोगों ने टेप तो की होगी? अरे नहीं, कोई टेप नहीं कीजिए, करने की जरूरत ही नहीं थी, जिसमें से कुछ निकलना ना हो। लेकिन टेप तो की होगी। इंटरेस्टिंग चीज आपको डॉक्टर साहब जो बताऊं, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जब उनसे कहा गया जी कि जो 27 फरवरी को और 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है, अब क्योंकि वो विड्रॉ कर जाना चाहिए, असल तो मकसद अदम एतमाद लाने का था ये, क्योंकि स्ट्रीट पावर थी नहीं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मौलाना ने पॉइंट रेज किया। उन्हें कहा पहले पीपल्स पार्टी विड्रॉ करेगी अपनी जो लॉन्ग मार्च की डेट है, हम फिर विड्रॉ करेंगे। यानी कि जो मिसट्रस्ट का लेवल है इन तमाम लोगों का हमारी मुखालफत में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुखालफत में, वो इतना क्लियर था। उन्होंने कहा जी पहले पीपल्स पार्टी विड्रॉ करेगी, फिर हम 23 मार्च का विड्रॉ करेंगे। ये ना पीपल्स पार्टी का हम ड्रॉ कर लें और वो लॉन्ग मार्च कर लें। तो जहां पे इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर बदअतमादी हो, वहां पे क्या अदम एतमाद वो होना है। दूसरी चीज, चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत वजहदार आदमी है, पूरी पॉलिटिकल चौधरी शुजात, बड़ी एक पॉलिटिकल उनकी जो मेंटालिटी है, बड़ा मैच्योर विजडम के साथ वो सियासत करते हैं। आज से कोई 3-4 दिन पहले कामिल अली आगा ने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इस गवर्नमेंट के साथ, अगर इस वक्त वो हमसे मिलना चाह रहा है तो वो 23 के बाद की बात करें, इससे पहले का नहीं। और उन्होंने पहले भी कहा था कि जी 14 साल तो आया नहीं, पहले किचन में तैयारी किस चीज की कर दे। और चौधरी शुजात ने कल जरदारी साहब को भी बड़ा क्लियरली कहा, मेरे ख्याल में जरदारी साहब को कहा था कि जी पहले अपनी क्लैरिटी लेके आइए, आप चाहते क्या है, अदम एतमाद के बाद क्या होगा। अगर मिसाल के तौर पर कामयाब हो जाता है तो माले गनीमत कैसे बांटेंगे, ऑपोजिशन लीडर का माले गनीमत तो ये आपस में बांट नहीं सके, इसके बाद क्या होगा। तो इतने इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन में कोई भी अदम एतमाद, कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, जहां सारे के सारे जो अलाइज हैं ऑपोजिशन के, वो सारे एक दूसरे पे इतना बदअतमादी कर रहे हो। आई रेस्ट एश्योर दिस विल फेल एज ऑलवेज, लाइक पिछले 1 साल में जब से फेल होते रहे सर ये। अच्छा, जरा मेरे साथ रुकें। इरशाद अहमद आरिफ साहब, आप ज़ाहिर है सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इसमें एक बात बड़ी अचंभे की है, बड़ी हैरानगी की है, मैथमेटिकली बड़ी अजीब सी है कि हिसाब किताब करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी मूवमेंट चलानी थी 27 फरवरी को, PMLN ने अपना लॉन्ग मार्च करना था, PDM ने 23 मार्च के हवाले से, दरमियान में शोशा छिड़ गया, एक इनिशिएटिव ले लिया गया कोई तकरीबन 12-13-15 दिन पहले कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। फिर हमने ये भी सुना कि अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के मॉस्को जाने से पहले ही उसके फ़ौरन बाद लाई जा सकती है। अब अगर अदम एतमाद की तहरीक पे जोर है तो फिर लॉन्ग मार्च करने का तो कोई बात नहीं बनती, लेकिन लॉन्ग मार्च भी उधर ही है, अदम एतमाद की तहरीक भी उधर ही है। आपको क्या समझ आ रहा है? जरूरत इसलिए पेश आई कि सिस्टम की बाज जमातों का और खास तौर पर
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है कि जनाब इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का एक जो हिस्सा है उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं, बेइतमादी की फजा है। इस मौके से अगर हम फ़ायदा उठाना चाहें तो आसानी, यानी वो कम अज़ कम कहते हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और उसका झुकाव या उसकी पुश्तपनाही इमरान खान को या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हासिल नहीं है। एक तो वजह ये बयान की जा रही है। दूसरी वजह ये बयान की जा रही है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है इमरान खान से। 1 साल हो गया तकरीबन, जनाब बाइडन ने उनको फ़ोन नहीं किया और उसके अलावा भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं सऊदी अरब। और साथ ही साथ ये है कि खुद जो तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं या तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, मौजूदा महंगाई की वजह से वो साथ खड़े होना पसंद नहीं कर रहे। इस मफरूज़े की बुनियाद पर या इस हकीकत की बुनियाद पर या इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर यह समझा गया कि अगर फौरी तौर पर 23 मार्च से पहले इमरान खान के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए तो वो कामयाबी से हमकिनार हो सकती है। क्योंकि अगर ये मार्च का महीना गुजर जाता है और फिर रमज़ान शरीफ आ जाता है, फिर बल्दियाती इंतखाबात आ जाते हैं, तो फिर हुकूमत के खिलाफ कोई मूव करना भी आसान नहीं होगा। और हुकूमत अभी आपको आते नजर आ रही है ये अदम एतमाद की तहरीक? कितने दिन से हम इसका जिक्र कर रहे हैं, 15 दिन हो गए। मैं कर रहा हूँ कि अब इस पस मंजर में तहरीक एतमाद की अदम एतमाद की बात तो कर दी गई, लेकिन अभी तक ना नंबर पूरे हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, ना ही वो कॉन्फिडेंस का लेवल है, ट्रस्ट जो एक दूसरे पर होता है वो नहीं है। क्योंकि हर एक ये समझता है, मसलन अगर आज जो चौधरी बिरादरान से मुलाकात हुई है तो चौधरी बिरादरान का ये जायज़ सवाल है कि जनाब वाला, अगर हम इस वक्त हम इत्तेहादी हैं, स्पीकर का ओहदा पंजाब में लेकर बैठे हुए हैं, अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है, असम्बली तोड़ दी जाती है, तो कौन श्योरिटी देगा कि हमारी यही सीटें वापस आ जाएंगी और हम कम अज़ कम स्पीकर का ओहदा भी हासिल कर सकेंगे। और स्पीकर का ओहदा ही अगर हासिल करने के लिए हमने सारा कुछ बखेड़ा वो करना है तो हमें क्या ज़रूरत है, हम आराम से बैठे हुए हैं। यही जरदारी साहब का मामला है कि अगर सिंध की हुकूमत ही हमारे हिस्से में आनी है तो उसके बाद सिंध की हुकूमत तो हमें इस वक्त भी हासिल है। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का है, उसके अंदर एक धड़ेबंदी है कि क्या फौरी इलेक्शन होने चाहिए, क्या उसके लिए अरकान असम्बली तैयार होंगे, इत्तेहादी तैयार होंगे और जमात तैयार होगी, या 1.5 साल के इमरान खान को फिर मौका दिया जाए कि वो एक मजलूम के तौर पर अगले इलेक्शन में दाखिल हों। तो इस इख्तलाफ की वजह से अभी तक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नहीं लाई जा रही। सारे लोग जो हैं एक दूसरे पर एतमाद करना भी चाहते हैं, लेकिन जो माजी है, मिसट्रस्ट है, वो मेरे साथ रुके इरशाद साहब, मेरे साथ रुके। मैं जरा हारून शरीफ साहब की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, बात यहाँ तक पहुंची कि अदम एतमाद की तहरीक तो लानी है वज़ीर आज़म के खिलाफ, लेकिन आपस में एतमाद बिल्कुल नहीं हो रहा। और जहाँ से सिग्नल आना था कि सिग्नल आएगा कहीं से, वो सिग्नल भी शायद नहीं आ रहा ठीक तरह से, वहाँ पर भी कोई एतमाद जो है बहाल नहीं हो रहा। तो अदम एतमाद तो लाना था, लेकिन एतमाद की बड़ी कमी है हर तरफ। हारून शरीफ साहब, अगर हम ये मान लेते हैं कि हुकूमत गिर जाती है, मार्च में वज़ीर आज़म को मजबूर कर दिया जाता है अदम एतमाद की एक तहरीक के नतीजे में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो हट जाते हैं और 3 माह के बाद फिर एक इंटरिम सेटअप बनता है, तकरीबन 3 माह में इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन कहीं अप्रैल में, जून या जून जुलाई के आखिर में, जैसे पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे, सही जुलाई 2022 में एक इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है अगली हुकूमत को आके ये कहना है कि हमने इतने मैजिकल स्टेप उठाए, हमने इतने बड़े बड़े इकदाम उठाए, ज़रूरतमंदाना इकदाम किए, इंटेलिजेंट ज़हीन हमने स्टेप उठाए, जिसकी वजह से आवाम को हमने रिलीफ दे दी। अब आवाम को रिलीफ तो तभी आप देंगे जब इकॉनमी बेहतर होगी। इस वक्त सूरत हाल है कि स्टेट बैंक के पास पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा रिजर्व हैं, गालिबन $17 बिलियन के स्टेट बैंक के पास रिजर्व हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास $9 बिलियन के रिजर्व हैं, किसी हद तक चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। क्या आप समझते हैं कि अब मईशत इतनी स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि 2018 में तो मईशत बहुत बुरे हालात में थी, अब क्या मईशत इतनी स्टेबल हो चुकी है कि एक नई हुकूमत जो आ जाए अगस्त में 2022 में, वो एक आवाम को तासुर दे सकेगी कि हमने उनके हालात ठीक कर दिए? क्या ऐसे हो चुकी? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरजादा। देखिए, पिछले 2 साल बहुत मुश्किल रहे हैं, पर्टिकुलरली कोविड-19 का इम्पैक्ट चल रहा था, IMF के साथ हमारी निगोसिएशन में वॉलेटिलिटी थी, इसके अलावा अगर आप देखें तरजीहात में भी कुछ कन्फ्यूजन था। तो पिछले 2 बरस में, ख़ास तौर पे पिछले 6-8 माह में खासे मुश्किल फैसले ले लिए गए हैं।
अगर आप देखें चाइना के साथ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का रिवाइवल की तरफ चल चुके हैं, IMF के साथ एक ओवरऑल डायरेक्शन पे एग्रीमेंट हो चुका है, स्टेबलाइजेशन काफ़ी हद तक हमें अब नज़र आ रही है। IMF प्रोग्राम के तहत उसके इंडिकेटर्स, प्रायर एक्शंस मीट कर लिए हैं, स्टेट बैंक की इकॉनमी का मुश्किल फैसला था वो ले लिया गया है। सऊदी अरब से आप देखिए रिवाइवल तलकात का जो मुश्किल हो चुका था उसको भी करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो इन सारी चीजों से अब मुझे मईशत की एक सिमत दिखाई दे रही है कि तरजीहात अब सेट हो गई हैं और मईशत की जो हमारा करंट ढांचा है उसमें जितनी गुंजाइश है ग्रोथ की 4 से 6% के दरमियान, हम उसकी तरफ अब इस वक्त कोई सिमत मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर कोई और हुकूमत आती है, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जो इलेक्शन का साल होता है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये मईशत का तसलसल को हिट करती है। पहले ही अभी तक इन्वेस्टर हमें कॉशियसली देख रहे हैं, लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर अपनी पोजीशंस होल्ड कर लेंगे। जहां तक नई हुकूमत का सवाल है, देखें अब हमारा हमेशा से जो मसला ये रहा है कि हम ग्रोथ का तसलसल बरकरार नहीं रख पाते हैं। तो चैलेंज तो ये है कि जो भी आता है वो उसको बिल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तसलसल बरकरार रख पाएगा। और वो तसलसल बरकरार रखने के लिए आपको तजुर्बा भी चाहिए, आइडियलिज्म से निकलना भी पड़ता है और हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत पेश आती है। तो मेरा ओवरऑल तज्जिया यह है कि पिछले 2 साल की बनिस्बत इस वक्त चीजें जो है कुछ दिखनी शुरू हो गई हैं और अगर लोग उसको कैश करना चाहते हैं तो इस पे ऊपर गालिबन उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज हो सकती है। उनके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज हो सकती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद इस चीज को समझने की करेंगे। जाहिर है कोई भी सियासी हुकूमत जो है वो यही चाहती है कि लोगों को खुश किया जाए, उनको इम्प्रेस किया जाए। उसके लिए उसको मईशत चाहिए होती है, उसके लिए उसको सरकारी खजाना चाहिए होता है ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, लोगों को तनख्वाहें दी जा सकें, जॉब्स क्रिएट हो सकें, लोगों की जेब में पैसे जाएं, उनको महंगाई से रिलीफ हो। तो उसके लिए एक स्टेज तो सेट हो गया है। क्या ये चीज़ है ऑपोजिशन के दिमागों में? इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। जावेद अब्बासी साहब, आपने हारून शरीफ साहब को सुना, पाकिस्तान के पहले चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ और मालियाती इदारों के साथ जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ काम किया। इस हवाले से अभी भी बहुत काम करते हैं, कंसल्टेट करते हैं। उनका कहना है कि अभी मईशत की सनत जो है वो दुरुस्त हो चुकी है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी जो एक बहुत मुश्किल फैसला था वो हुकूमत उस हवाले से कर चुकी है। करंट अकाउंट डेफिसिट को गवर्नमेंट ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त स्टेट बैंक के रिजर्व्स पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स का एक अपवर्ड ट्रेंड है, ग्रोथ हम देख रहे हैं तकरीबन 4% के करीब उसकी प्रोजेक्शन है। तो एक ऐसी डायरेक्शन है जिसमें अगर किसी को अब से 6 माह 3 या 4 माह में हुकूमत मिल जाए ऑपोजिशन की जमातों को, नई पार्टी को, तो उसके 1-2 महीने के बाद वो ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने चीज़ों को टर्न अराउंड कर दिया। क्या ये वो असेसमेंट है जिसके ऊपर ऑपोजिशन अपना पूरा कैलकुलस बिल्डअप कर रही? देखिए जी, हारून शरीफ साहब की मुझे रिस्पेक्ट है, वो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक अपना व्यू है और हमें उसके व्यू की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन असल में मैं ये नहीं पूछ रहा कि हो क्या गया होगा। आज की पोजीशन जो है वो बहुत तकलीफ दे है पाकिस्तान के लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा गवर्नेंस के इशू हैं। और मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ 3 सालों में या 3.25 सालों में जितनी महंगाई इस हुकूमत ने कर दिया है, एक आम आदमी के लिए इज्जत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। मरीज के लिए दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया है। आप देखेंगे यहाँ 5 बहुत बड़े कमीशन बनाए गए जिसमें अरबों रुपयों का डाका डला है। सबसे पहले दवाइयों का, फिर आटे का, फिर उसमें गंदम भी शामिल थी, फिर चीनी का, फिर पेट्रोलियम का। और ये सारे वो लोग थे जो जिनके कमीशन की रिपोर्टें आई हैं कि वो सारे लोग हुकूमत में बैठे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने खुद कुछ अर्सा पहले तकरीर करके कहा कि एज ए वज़ीर आज़म मेरा गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है, मैं अपना गुजारा किस तरह करूं। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने कह रहा है उसमें आम आदमी के लिए हम तो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आम अब्बासी साहब, हम मान रहे हैं
वो तो अब्बासी साहब हम तो बात ही ये कर रहे हैं, हम तो बात ये कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 3-3.5 साल आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल, पेनफुल, तकलीफ दे इकदाम उठाने पड़े करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए, स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बिल्डअप करने के लिए, IMF से पैसा लेने के लिए, IMF की शराइत करने के लिए, स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने के लिए। चूंकि इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी थी, इकोनॉमी बैठ गई थी, बहुत मुश्किल, तकलीफ दे, पेनफुल स्टेप्स उठाने पड़े। अब इकोनॉमी की डायरेक्शन हो गई है। अब जबकि इकोनॉमी एक बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, क्या ऑपोजिशन की जमातें सोच रही हैं कि यार असल मसला तो हो चुका, अब हम आके डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री करेंगे, अब हम कहेंगे हमने, क्योंकि आम आदमी को तो पता कोई नहीं इन सारी चीजों का। जो आप तो कह रहे हैं ना आम आदमी की मुश्किल, हम सबकी मुश्किलात हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं उसका तो आम आदमी को पता ही कोई नहीं है कि इकोनॉमी में क्या हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी क्या होती है, रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना क्या है, करंट इंपोर्ट्स को रोकना क्या है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, मैं तो आम आदमी की अभी की मौजूदा हालात की बात नहीं कर रहा। देखें पीरजादा साहब, ये डायरेक्शन लेस हुकूमत है, कोई डायरेक्शन है ही नहीं। इकानमी सिलेंडर की आई हुई IMF के मुलाजमीन के पास इस वक्त इकानमी है, वो चला रहे हैं। जो स्टेट बैंक का लॉ की बात की है अरुण रशीद साहब ने, हम इससे कतई तौर पे हम समझते हैं, हमारे ख्याल है कि ये लॉ ठीक नहीं है। इसमें कुछ ऐसी क्लासेज हैं जो बहुत ज्यादा जो है, इन्होंने IMF के कहने पर हमारा जो स्टेट बैंक था उसको बहुत ज्यादा, वो तो क्या इसको रिवर्स करेंगे सर? अब फिर बात तो ये है ना अब्बासी साहब, क्या आप आके स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का जो एक्ट आया है उसको रिवर्स कर देंगे? क्या आप रोक देंगे? ये असल तो सवाल ये है ना कि इसमें हमारी स्टेटेड पोजीशन है कि हम आएंगे तो इस लॉ को रिव्यू करेंगे। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम आए तो EVM के लॉ को भी फौरी तौर पर रिव्यू करेंगे और करना चाहिए। हम समझते हैं कि वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ऐसा लॉ बनाया गया है जो खास जमातों को फायदा देने के लिए किया गया है, लिहाजा उसको भी रिव्यू करेंगे। और इस तरह कुछ और लॉ है जिनको फौरी तौर पर, मैं समझता हूं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है तो जो नई हुकूमत आएगी पहले वो इन लॉ को रिव्यू करे और उसके बाद जनरल इलेक्शन होंगे या होने चाहिए। तो ये तो स्टेटेड पॉलिसी है हमारी। वो तो EVM के लॉ को रिव्यू करेंगे ना, ठीक, उसको भी वो सर ऑन अब्बास वफी साहब, जिस आप लोग की क्या पाकिस्तान कहता है कि ये लॉ ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कराने इस मुल्क में फ्री एंड फेयर, जिनकी ये जिम्मेदारी है, आईने पाकिस्तान ने जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, वो कहते हैं कि अगर ये लॉ रहा तो आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन होंगे। तो हम उस लॉ को किस तरह छोड़ सकते हैं? किस तरह उस जो अदारा जिसने इलेक्शन करवाना है वो कहता है कि इस मशीन की मौजूदगी में, इस लॉ की मौजूदगी में किसी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो पीरजादा साहब, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की फ्यूचर इसमें है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन? सर साहब, वो आपकी बात अपनी जगह सही होगी EVM के हवाले से। मेरा तो सवाल और दलील बिल्कुल मुख्तलिफ है कि मईशत के हवाले से इलेक्शंस का जो है फैसला होना है। सेनेटर ऑन अब्बास वफी साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, बैतुल माल को हेड करते रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी असेसमेंट की होगी कि इस वक्त जो इकोनॉमिक डायरेक्शन जा रही है, जब आप ग्रोथ 4% की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट को आपने होल्ड किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स की अपर ट्रेजेक्शन है, रेमिटेंसेज आपके पहले से बढ़े हैं, पाकिस्तान की कंपनीज ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया 1000 अरब का। आप लोगों को क्या लगता है कि कब आपकी हुकूमत इस सिचुएशन में आ जाएगी? क्या अगस्त सितंबर में अगर आपकी हुकूमत गिरती नहीं है तो क्या अब एक आम आदमी को रिलीफ देने की सूरत हाल में आप आ जाएंगे सितंबर तक? डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में जून का जो बजट होगा 30 जून वाला, वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इसमें रोल प्ले करेगा जी। उसकी वजह यह है कि हमारी फोरकास्टिंग ये है कि मार्च में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो वापस अपने पीक से नीचे आना शुरू हो जाएंगी और वंस दे गो बैक, और वो 80 से 70 डॉलर के दरमियान अगर अभी बढ़ रही है स्टेबल। जी, अभी इस वक्त तो यूक्रेन का इशू है ना, यूक्रेन और रशिया का जो इशू है उसकी हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, एंड होपफुली ये हो जाएगा, तो मार्च में इट विल गो बैक टू 70 to 80 डॉलर्स। इस सूरत में जो अगर आपने आज से 3 या 4 दिन पहले अगर आपने IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो, 174 पेजेस की रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5 से 7% पे मुसलसल पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। क्योंकि अब वो जो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, हमने वो जो एक सस्टेनेबल पोजीशन है वो ले ली है, रिफॉर्म्स भी हो गए, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी हो गई, हमारा बैलेंस शीट भी बैलेंस हो चुकी है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कंट्रोल में आ गया। और अगर दुनिया इकोनॉमी खुल जाती है और हमारा ये जो तेल की प्राइसेस का जो बिल है ये थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाए, हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंट्रोल में वापस ले आएंगे। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन ये सारी चीजें आए नहीं कर रही।
मैं आपके थोड़े से एनालिसिस से डिफरेंट जाऊंगा। ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रही है, और हाइप इसलिए क्रिएट कर रही है कि जो तहरीक का जो एक मोमेंटम था वो बिल्ड हो नहीं सका। आपको शायद याद हो कि जरदारी साहब को जब कहा गया था कि जी तहरीक चलाते हैं, तो जरदारी साहब ने कहा कि सबसे पहले नवाज शरीफ को पहले पाकिस्तान बुलाइए, फिर देखते हैं तहरीक कैसे चलती। सारा हिस्सा जो है, सारा वजन जो है वो सिंध ने नहीं उठाना। सो ये जो माइंडसेट है पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाइजली प्ले किया है, क्योंकि 27 फरवरी को नवाज उनका शरीफ साहब तो लॉन्ग आना मार्च चाहते थे पाकिस्तान। नहीं सर, नहीं आना चाहते सर। अगर वो आना चाहते तो आई होप के कब के आ चुके होते। लेकिन हैविंग सेड दैट, 27 फरवरी की डेडलाइन पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपनी जगह पूरी कर नहीं सकी। उन्होंने बड़ी कमाल तरीके से नून लीग को अपनी पिच पे ले आके खड़ा कर दिया। आए जी अदम एतमाद की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी तहरीक तो चलनी कोई नहीं है, इन लोगों को आके एक्सपोज करते हैं। हैविंग सेड दैट, आई कैन टेल यू, ये जो तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, सिंध में क्या डिसाइड करेंगे? ये सिर्फ तहरीक अदम एतमाद सिर्फ सेंटर की हद तक जाएगी? फिर तो हर तरफ ही जा सकती है। ये ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ये सिर्फ एक आई वॉश है। और इस वक्त सिर्फ खाकार अब्बासी साहब ने कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि सिंध की हुकूमत को खत्म करने की जरूरत नहीं होगी। खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में यह कहा है कि सिंध की हुकूमत को खत्म करने की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ सेंटर में इमरान खान की हुकूमत को खत्म करेंगे और फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। क्या कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं? डॉक्टर साहब, ये जो व्हील होता है ना, पॉलिटिकल व्हील होता है, ये किसी के पिक एंड चूज से नहीं जा सकता। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते कि हमने क्योंकि फेडरल में लेके जाना, हम पंजाब में नहीं जाएंगे, हम सिंध में नहीं जा सकेंगे। ये एजिटेशन, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये अदम एतमाद, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। और खास तौर पे इस किस्म की तितर बितर किस्म की ऑपोजिशन अगर वो एक प्लानिंग कर रही है, आई कैन एश्योर यू इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव टारगेटिंग कोई नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इट्स जस्ट एक हवा में एक तीर छोड़ी जा रहे हैं और देखा जाएगा। दूसरी बात, वो फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, नंबर्स तो इनके पास पूरे कोई नहीं। एक बिला वजह का एक तवातुर पैदा किया जाएगा 2-3 हफ्ते के लिए। हमारा माइंडसेट जो है ना, हम इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहे हैं, हमें वो पॉलिटिकल तरफ ले आएंगे। मार्च में फिर चीजें स्टेबल हो जाएंगी और एंड ऑफ द स्टोरी। बट इस पूरी गेम में अगर किसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी की चाल है। That's what they are planning कि एक दफा इनको दोबारा डिच करके जो दमखम थोड़ा सा इनमें बचा हुआ है वो इनको एक्सपोज कर दिया जाए, क्योंकि फेडरल में पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग का इस वक्त स्टेक्स हैं बड़े। सो हैविंग सेड दैट, प्लीज हमारा फोकस बिल्कुल इकोनॉमी पे है। हम इंशाल्लाह जून जुलाई में जाके अपने स्टेबल माइंडसेट पे जाएंगे। अगले 9 महीने जून के बाद हम करेंगे और अगले साल इंशाल्लाह जब इलेक्शन में जाएंगे इकोनॉमी अपने पीक पे होगी और हम लोगों को जाके अपने मैंडेट के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। सर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद में वापस आते हैं आफ्टर द ब्रेक। मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। मैं आना चाह रहा हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। जावेद अब्बासी साहब, आपने देखा कि कैसे सेनेटर ऑन अब्बास पप्पी साहब जो हैं, ये मज़े ले लेके ये लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब में वापस नहीं आना। आपकी पार्टी के बहुत से लीडरान स्टेटमेंट देते रहे, हमें बताते भी रहे, दरपर्दा भी बताया, टीवी प्रोग्राम्स में बताया कि नवाज शरीफ साहब का वापस आने का प्लान बन रहा है। नवंबर में कहते थे वो दिसंबर में आ जाएंगे। फिर हुकूमत ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और आपकी पार्टी जो है वो खामोश होगी। तो ये जो सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ से सिर्फ 4 हफ्तों के लिए गए थे, वो कहते थे बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरा है, ना उनकी एंजियोग्राफी हुई, ना उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, ना वो किसी प्रॉपर बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई ना उनके टेस्ट रिजल्ट्स नए आए, सिर्फ डॉक्टर्स के लेटर्स आ जाते हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, ये सियासी तौर पर, इसी तरह इसाक डार साहब ने कहा मैं अपनी सीट का हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ लेकिन आ नहीं सकता, मेरी सेहत ठीक नहीं है। हसन हुसैन यहाँ मतलूब हैं केसेस के लिए, वो भी वापस नहीं आते। तो ये जो सारी सूरत हाल है, आप नहीं समझते कि इसके बारे में लोग आपसे सवाल पूछते हैं, कोई इसका जवाब आपको देना पड़ता है? नहीं, सवाल सिर्फ ज़ाहिर है जब हुकूमत के लोगों के पास अपनी नाकामियां का जब हम सवाल पूछते हैं कि आपने लोगों से ये वादे किए तो क्यों नहीं पूरे किए, तो ऐसे सवाल ज़रूर हुकूमत के लोग उठाते हैं। जब हम इनको कहते हैं कि मेहरबानी करके आपने कहा था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे तो क्यों नहीं की, फिर वो इस तरह के सवाल उठाते हैं। जब उन्हें हम कहते हैं कि जनाब मेहरबानी करके आपने जब कौन से वादा किया था कि हम इतने घर बनाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस की और गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, इस मुल्क की इकानमी बेस्ट कर लेंगे, तो ऐसे सवाल आते हैं, पूछते हैं, इनका हक है सवाल पूछना। नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनका जो एफिडेविट दिया था, जो उनका कहा था गारंटी दे, उसमें पिरज़ादा साहब आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन्होंने लिखा था कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और अपना इलाज मुकम्मल करके आएंगे। आज भी हमारी स्टेटेड पोजीशन यही है।
जब से वो गए वहाँ से कोरोना बहुत ज़्यादा था, कोरोना में बड़े प्रोसीजर थे वो हो नहीं रहे थे, हाँ इंग्लैंड वालों ने सारे प्रोसीजर रोके हुए थे, और जो ही ये प्रोसीजर उनके मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। उनकी सारी सियासी जमात यहाँ मौजूद है, हम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी, और वो भी वापस ज़रूर आएंगे अपना इलाज करवा के। ये मुल्क है उनका, और इंशाल्लाह अपना रोल भी प्ले करेंगे आकर यहाँ सियासी। अच्छा, पता नहीं अब ये सेटिस्फेक्शन और बस वो भी सब आपने तो बड़ा केस बिल्डअप किया था नवाज शरीफ साहब के ना वापस आने का, लेकिन सेनेटर साहब की बात से लगता है कि उनका वोटर बेस जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरी सूरत हाल से। आप अपनी तरफ जो मर्जी कहते रहें, उनका जो वोटर बेस है वो इस मामले में सेंसिटिव नहीं है। डॉक्टर साहब किसी टॉक शो को उठा लीजिए, शाम 7 से 11 तक पूरा 7 दिन आप कोई टॉक शो उठा लें, जिस किसी नून लीग के ऑनरेबल दोस्त से पूछा जाए कि जी मियां साहब कब आ रहे हैं या उनको आना चाहिए, कोई इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना पसंद ही नहीं करता कि आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, क्यों आएंगे। वो ऐसा घुमा 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 के बात करके खत्म कर देगा और बात महंगाई या गुर्बत ले जाएगा। डॉक्टर साहब एक चीज समझने की जरूरत है, इस कौम का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, इस कौम का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आज अगर आपने ये करप्शन के ऊपर हल्की सी नरमी इख्तियार कर दी, यकीन जानिए अगर मुल्क की लीडरशिप, टॉप टियर लीडरशिप यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर आज आपने बख्श दिया, इस कौम को हर शख्स वो लूट के खाएगा, नीचे पटवारी से लेके ऊपर वजीर आजम तक हर शख्स ये अपना हक समझेगा हमें खा जाना। लेकिन तकलीफ ये है, और इट इज वेरी कि नून लीग ने शायद इस चीज को इतना इजी ले लिया। मैं मिसाल देता हूं डॉक्टर साहब कि अगर आज जाहिर जाफर अपने आप को पागल साबित करके ये हो जाए कि मैंने नूर मुकद्दम का कत्ल नहीं किया और वो सिस्टम को मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे, वही काम इस वक्त नवाज शरीफ साहब पूरे सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक जाली मेडिकल रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर पिछले 2.5 साल में लंदन में बैठ के वो जेल की उस इंतजामिया को, वो तमाम बार्स को, वो तमाम पूरे सिस्टम को बता रहे हैं दिस इज हाउ यू मैन्यूवर, दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट। इस बात के ऊपर बैठ के तमाम मेरी ऑपोजिशन की नून लीग की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो किस तरह ब्रैग करती है, किस तरह प्राइड फील करती है। आई फील शेम अबाउट इट। दुनिया इसको देख के क्या सोचती होगी डॉक्टर साहब, अगर मैं कभी दुनिया में किसी जगह पैनल लेकिन पे गया, आपने सुना कि सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग आवाम के मसाइल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे, महंगाई का हल नहीं निकाल पा रहे, उसमें नाकाम हो गए, अपने वादे नहीं पूरे किए, इसलिए आप बार बार नवाज शरीफ और उनके खानदान का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अवाम के मसाइल अपनी जगह पे, मैंने फिर वो अपना पॉइंट रीट्रेट करता हूं, अवाम का सबसे पहला मसला गुर्बत आखिर क्यों आती है, बेरोजगारी क्यों आती है, ये महंगाई के एलिमेंट्स हैं क्या? करप्शन इज द मेन एलिमेंट। अगर ठेकों पे कमीशन लिया जाएगा, अगर यहां पाकिस्तान से पैसे उठा के हुंडी के जरिए लंदन में फ्लैट्स बनाए जाएंगे तो पैसा कैसे बचेगा? देखिए गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू आता है टैक्स से, उससे उसने अवाम पे पैसा खर्च करना जिसकी वजह से गुर्बत नीचे जानी है। अगर उस रेवेन्यू के पैसे में से यहां से उसको कट लगाना शुरू कर दे, 5%, 10%, 20% सड़कों पे, पुलों पे, मेट्रोस पे कमीशन खाना शुरू कर दे और बाद में सिस्टम को पागल बना के बाहर चले जाए, देखिए जी आप गरीब हो रहा है, तो ये सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। That is what my point is कि गुर्बत और महंगाई से आप कभी भी आई वॉश मत कीजिए। Let's talk about the real problem, that is corruption। आप मेहरबानी करके, और ये मिन्नत, ये कौम आपसे माफी मांगती है, एक दफा वापस आइए, अपनी सजा पूरी कीजिए। 10 साल की आपकी सजा है, आपका छोटा भाई 18 फरवरी को उसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, वो भी कौम को पता चल जाएगा। Let's have a live, पूरी की पूरी जो आपकी टेस्टिमनी है उसको लाइव देखते हैं, डे टू डे हियरिंग करते हैं। अच्छा। कौम के पास 2023 में 2 चीजें जाएंगी, या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल आकड़ के सामने जाएगी कि जी हमारे खिलाफ कुछ साबित हुआ और हम माफी मांगेंगे, या फिर हम गरूर के साथ जाएंगे कि देखिए ये चोर थे, हमने साबित कर दिया। किसी एक को गलत मौका साबित करने का मौका डॉक्टर साहब इस दफा मिलना चाहिए। अच्छा, सो नून लीग के पास लेट्स डू इट। अब मेरे ठीक है, आपका बड़ा बहुत लंबा चौड़ा आपका मौकफ जो है वो आ गया। मुझे लग रहा है कि जावेद अब्बासी साहब भी बोलना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली हारून शरीफ साहब की तरफ जाना चाह रहा था। जावेद अब्बासी साहब अगर आपने कोई क्विक कमेंट करना है इनके जवाब में कर लें, बिकॉज मैंने हारून साहब से तरफ जाना है। आप जरूर उनकी तरफ जाएं। मुझे रिस्पेक्ट है सेनेटर साहब की, 3.5 साल हो गए हैं, आप नारे लगा रहे थे, आप कह रहे थे हम करप्शन का पैसा वसूल करेंगे, आपके पास हुकूमत है, आपने और आपके शहजाद अकबर ने कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितने बड़ी बड़ी झूठ बोले, कितने बड़ी बड़ी बयानबाजी की है, और मेहरबानी करके किसी एक केस को आप लॉजिकल एंड तक पहुंचाते, किसी एक केस से आप रिकवरी करवाते। ये सारे मामलात आपने झूठ की बुनियादों पर ये केसेस बनाए हुए हैं, और जो ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा सब कहती है
कि इस नैब को ये अपने जाती बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमतें बनाने में इस नैब को इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये हुकूमत लोगों की पगड़ियां और इज्जतें उछालने के लिए नैब को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपके पास हुकूमत है, जब आपके पास 3.5 साल हो गए हैं, आपके साथ लोग छलांगे मार के आपसे भाग रहे हैं, आपने क्या रिकवरी की है कि आप लोगों को ताने देते हैं? आपने मेहरबानी करके आज तक आपने सबको लीडरशिप को अंदर किया, आपका जवाब हो गया। अब मुझे हाँ ठीक आपका भी जवाब हो गया। मैं जरा एक नई चीज, हारून साहब, दो तीन सवाल हैं चूंकि आपका ताल्लुक ही मईशत से है, आपने हमेशा इकोनॉमिक इश्यूज को देखा फ्रॉम अ बैंकर इनटू पब्लिक फाइनेंस, सब चीजों में दो चीजें। एक तो ये जो बजट है, ये समझते हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं, ये कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, वो किसी हद तक नीचे आती हैं तो ये बजट जो होगा 2022 का, ये आवाम को रिलीफ दे सकेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो सवाल है जो बार बार दोहराया जाता है और हम प्राइवेटली भी बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान की जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के, चूंकि उसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फिर करप्शन और कमीशन की बात होती है। तो पहला तो सवाल ये है कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट सही होते तो क्या उससे पाकिस्तान की मईशत आज हमें बेहतर नजर आती है अगर हमारी एनर्जी सस्ती होती? जी मोहित, देखिए आप अभी दो स्कूल ऑफ थॉट देख रहे हैं। एक हुकूमत का है जिसका ख्याल है कि बजट के बाद बहुत ज़्यादा एक फील गुड फैक्टर आ जाएगा, चीज़ें चल पड़ेंगी। एक अपोजिशन का है जिनका ख्याल है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा आसान अल्फाज में तज्जिया ये है कि हम इंतहाई मुश्किल हालात से मईशत को हम मुश्किल की स्टेज पर ले आए हैं और अब हमें कुछ आसानी की तरफ जाने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जैसे IMF ने हमारी प्रोजेक्शन 4% की है अगले साल की, वो जो 5 से 7% की बात करते हैं वो हमारा पोटेंशियल बताते हैं अगर हम स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइंस को दूर कर पाए। और ये जो आपका सवाल है पहला IPPs का, वो एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट लाइन है जिसके अंदर हुकूमत ने गारंटी दिया हुआ है कि एक महंगी बिजली को हमने चाहे आप चलाएं ना चलाएं, हमने कैपेसिटी पेमेंट के बाद में पैसे देने ही देने हैं। अब जो पावर सेक्टर की रिफॉर्म है वो एक मुश्किल स्ट्रक्चरल फैसला है जहां हमने फ्यूल की कॉस्ट घटानी है। मेरा सवाल दोनों सेनेटर साहबान और अपने मुल्क से ये है कि मुल्क ने अगर आगे चलना है, 20 लाख लोगों को बाइज्जत रोजगार हर साल देना है, हमें 7% ग्रोथ चाहिए। उसमें 3-4 स्ट्रक्चरल चीजें किसी को भी करनी पड़ेगी। हमें फ्यूल कॉस्ट अपनी पावर की जो 60% डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, उसको कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो एक क्लब है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, आया वो आपको करने देगा या नहीं करने देगा। दूसरा सवाल यह है कि अगर हमने पेट्रोल पर इन्हिसार घटाना है तो हम मैस स्केल पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा पाएंगे या हम मजीद गाड़ियां फ्यूल पर लाते जाएंगे ताकि हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता जाए। तीसरा सवाल यह है कि जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से, क्या हम उसको रोक पाएंगे, बेच पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल यह है कि जो फील गुड फैक्टर होता है, हम कभी भी ग्रोथ को सस्टेन क्यों नहीं कर पाते कि हमारे में एक अच्छी पॉलिसी बनाने की सलाहियत है और उसको हम ब्यूरोक्रेसी को छोटा करके प्रोफेशनल्स के लिए स्पेस क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाए। अगर तो हम ये कर पाए और मईशत का स्ट्रक्चर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हारून से बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब पाकिस्तान के एक्स चेयरमैन बोर्ड ऑफ हमारे साथ थे। इरशाद अहमद आरिफ साहब का, मोहम्मद सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का, सेनेटर ओन अब्बासी साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो कुछ हारून शरीफ साहब कह रहे थे, काश कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इन इश्यूज़ पे बात कर सकती जो दर हकीकत पाकिस्तान की मईशत के और पाकिस्तान के अवाम के असल इश्यूज़ हैं कि हम एनर्जी की क्या पैसे दे रहे हैं, सर्कुलर डेट हमारा क्यों बढ़ रहा है, हमारे स्किल सेट्स क्या हैं, हमारे तालीमी इदारों से, हमारे पॉलीटेक्निक से किस किस्म की स्किल्स निकल रही हैं, हम एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा पाते, इंपोर्ट्स क्यों नहीं रोक पाते। इन इश्यूज़ पे कोई सियासी जमात बात कर नहीं सकती। बहरहाल ये डिस्कशन आपने देखी, आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।